हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास एक सिंपल कर्व है, सपोज ये आपके पास कोई कर्व है, ओके, और मान लेते हैं कर्व सी है और आपके पास एफ जेड जो है वो एनालिटिक है इस पूरे कर्व पे और इस कर्व के इनसाइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अबाउट दिस कर्व या इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर दिस कर्व सी विल बी जीरो अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है पूरे कर्व के ऊपर और कर्व के अंदर, जहाँ पे एफ जेड क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। फिर इसको हम मल्टीप्ली कनेक्टेड के रीजन के लिए कर दिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ जेड सभी पॉइंट पे कर्व के सभी पॉइंट पे एनालिटिक हो और कर्व के अंदर एनालिटिक हो तो वो उस तरीके का इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पर फंक्शन इस कर्व के ऊपर एनालिटिक हो लेकिन कर्व के अंदर किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक ना हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हो गया साइन जेड अपान जेड माइनस टू, ओके, तो ये फंक्शन है हमारे पास। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करना चाहें, मान लो आपके पास कर्व ये है, इस तरीके का कर्व है, इसमें जेड इज इक्वल टू टू यहाँ पे पॉइंट है, तो जेड इज इक्वल टू टू अगर आप यहाँ पे जैसे रखोगे ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन सभी जगह पे एनालिटिक है, जेड इज इक्वल टू टू पे एनालिटिक नहीं होगा। तो वहाँ पे फिर हमारा जब जेड इज इक्वल टू टू आपका कर्व के अंदर है तब कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो कॉची थ्योरम वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो हमें यूज़ करना पड़ता है इस केस में, अगर आपका फंक्शन सब जगह पे जो आपका इंटीग्रेंड है सब जगह पे क्या हो, एनालिटिक हो, केवल एक जगह पे केवल एक पॉइंट पे कर्व के किसी एक पॉइंट पे इनसाइड अगर नॉन एनालिटिक हो या नॉट एनालिटिक हो, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। सो कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। सो इफ एफ जेड इज एनालिटिक within and on a closed curve C, and if A is any point within within C, if A is any point within C, then FA is equal to 2 pi I 1 upon 2 pi I fz upon z minus a dz। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज योर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो अभी तक हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी अगर ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक हो और इसके अंदर एनालिटिक हो, मतलब कहीं पे भी ऐसा ना हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो, डिफ्रेंसिएशन ना एग्जिस्ट करे, इस कर्व पे भी एग्जिस्ट करे और इस कर्व के अंदर भी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ओके, ये सी हो गया एंड दिस इज सपोज दिस इज सी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक z माइनस ए ले लें सपोज, देन व्हाट विल बी दी वैल्यू, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि z आपका जो a है z बराबर है वो इस कर्व के अंदर है, ये हम क्लेम कर, कर्व से बाहर होगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं, लेकिन कर्व के अंदर है जिस कर्व पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो तब एफ जेड आपका एनालिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही जेड बराबर ए रखोगे ये पूरा टर्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जीरो, जेड बराबर ए रखोगे डिनोमिनेटर जीरो, दैट इज एफ जेड अपॉन जीरो, एफ जेड में जीरो से डिवाइड करोगे हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये पूरी वैल्यू ही आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, तो जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट आएगा वो पॉइंट आपका होगा नॉट एनालिटिक। तो ये पूरा फंक्शन जो है आपका और डिस्कस कर देते हैं। ये जो फंक्शन है ये पूरा एनालिटिक है एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू ए, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डाइवर्ज कर जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। ओके, तो इस तरीके का इंटीग्रेशन हम लोग अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई। तो अगर इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालोगे सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ओवर सी 2 पाई आई एफ ए। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ओके, so Cauchy integral formula of multiply connected regions. So let's prove this theorem, formula not theorem, let's prove this formula। so हमारे पास ओके तो सबसे पहले आपका जो एफ जेड अपान जेड है, जेड माइनस ए है, ये जो इंटीग्रेंड है एफ जेड अपान जेड माइनस ए इज एनालिटिक एवरीवेयर, it is analytic everywhere
एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू ए। z इज इक्वल टू ए जैसे रखोगे ये आपका डाइवर्ज कर जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है अगर हमारे पास जो कर्व है, लेट्स टेक द सर्कुलर वन। तो सपोज आपके पास यहाँ पे एक सर्कुलर कर्व है, ओके, ये एक सर्किल है और ये है सपोज z इज इक्वल टू ए और ये सपोज आपके पास c कर्व है। तो आपको इसी कर्व के अबाउट इंटीग्रेट करना है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। इंटीग्रेशन के लिए साइन कौन सा लगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्यों ना हम एक काम ये करें, इसमें इसमें हम एक होल बना देते हैं अपनी तरफ से। सपोज ये आपका होल्स हो गया, ये कंसीडर करो, और एक यहाँ पे बीच में अगर हम ये कंसीडर कर लें, एक यहाँ पे आपके पास एक कट हमने लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब आपका जो ये जो हमने होल्स माना यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस योर C1, मान लेते हैं ये है ए बी। ओके, सो ए बी कट हमने मार दिया है C1। तो आपका जो ये फंक्शन होगा एफ जेड अपॉन z minus a is analytic between C and C1। क्यों, क्योंकि एनालिटिक नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम लोग चलेंगे तो कैसे चलेंगे, इस तरीके से जाएंगे। तो हम बाहर बाहर जा रहे हैं, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ए बी हो गया, यहाँ जाएंगे, है ना, इस तरीके से जाते हुए यहाँ पूरा चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास ये रीजन आ जाएगा, अंदर वाला रीजन तो हम छोड़ ही दे रहे हैं। ओके, तो कर्व आपका क्या बना, केवल और केवल ये जो हमने यहाँ पे ये डॉटेड किया हुआ है पिंक कलर से। तो यहाँ पे तो पूरा आपका फंक्शन जो है एफ जेड अपॉन जेड माइनस एनालिटिक होगा। केवल इस पॉइंट पे जेड इज इक्वल टू ए जैसे रखोगे ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। ओके, सो अगर ये इस पॉइंट पे ये एनालिटिक है, सो यू नो दैट वी कैन यूज Cauchy's integral theorem, Cauchy's integral theorem for multiply connected regions, multiply connected regions। तो multiply connected regions क्या है, एक आपके पास ये बाहर C है और एक अंदर C1 है। तो ये हो जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड अराउंड C या ओवर C इज सेम एज एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए ओवर C1। ओके, तो एफ जेड C के अबाउट अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा जो अंदर होल है उसके अबाउट। ओके, इसको बोलते हैं Cauchy's एक्सटेंशन फॉर Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। ओके, तो इतना आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ऐड एफ ए ऑन दी आर एच एस अब न्यूमरेटर। ओके, सो एफ ए ऐड करेंगे, एफ ए हम लोग इसमें से घटा देंगे। सो एफ ए ऐड करेंगे तो सबसे पहले एफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एफ ए को हमने घटा दिया और ये आ गया z माइनस ए। अब क्योंकि एफ ए है ये, सो एफ ए तो डिफाइन है, एफ जेड आपका पूरी जगह पे एनालिटिक है। हाँ, ये फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू z इज इक्वल टू ए पे डिफाइन नहीं है, पूरा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, इस पूरे की वैल्यू डिफाइन नहीं है। लेकिन एफ जेड की वैल्यू तो डिफाइन है क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। ये पूरा आपका जो एफ जेड अपॉन जेड माइनस है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz is equal to this will be your, अलग अलग कर लेते हैं, एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ओके, इतना आ जाएगा। कैसे किया हमने, ओवर C1 ओवर C1। ओके, सो दिस इज एफ जेड माइनस ए डी जेड, जेड माइनस ए हो जाएगा प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए इतना। ओके, एंड वी कैन सिंप्लीफाई इट एज एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ओके, सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और इसमें हम लोग, अच्छा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, वी कैन टेक दिस आउटसाइड, या हम यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस। ओके, so 1 second, so let's use white color here। so yeah, so this is your C1
और एफ ए आप बाहर निकाल सकते हो यहाँ से, तो ये एफ ए आपका बाहर आ जाएगा। ओके, सो वी कैन टेक दिस आउटसाइड दिस एफ ए, और यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन जेड के ऊपर हो रहा है, एफ ए तो कांस्टेंट है। ओके, एफ ए बाहर आ जाएगा। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और अगर हम आर एच एस को देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन था सी वन के ऊपर, तो ये जो सर्कल आपने बनाया है, ये सर्कल का इस सर्कल को अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, z माइनस ए, तो इक्वेशन हो जाएगा z माइनस ए। और अगर हम इसको मान ले r e की पावर आई थीटा, सो लेट्स टेक फॉर दिस सर्कल, ये जो सर्कल आपके पास है C1 वाला, इसको हमने मान लिया z माइनस ए इज इक्वल टू r e की पावर थीटा। और आपका ये जो हो जाएगा, सो डिफ्रेंशिएट करोगे जेड डी जेड हो जाएगा, क्योंकि ए का डिफ्रेंशिएशन 0, और आपके पास r जो है, r आपका कांस्टेंट है, एंड ये आपका बाहर आ जाएगा। सो e की पावर, सो डी ई की पावर आई थीटा, मतलब e की पावर आई थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सो करोगे तो e की पावर आई थीटा का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर आई थीटा, और फिर आई थीटा का दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा, फिर आई थीटा का दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा डी ई की पावर आई थीटा। नाउ आई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो दिस इज योर आई आर ई की पावर आई थीटा, एंड देन यू हैव डी थीटा। सो डी जेड हमने निकाल लिया, इन दोनों इक्वेशन में रख देंगे, और फिर हम लोग रखेंगे डी जेड रख देंगे, डी जेड रखने के बाद और जेड माइनस ए रखेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट विल वी गेट। ओके, ओनली इन द आर एच एस पार्ट। सो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C1। ओके, सो C1 अभी रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एफ जेड रखते हैं। एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो जेड यहाँ से आ जाएगा ए प्लस आर ई की पावर, सॉरी आर ई पर आई थीटा। तो ऐसा आप सोच सकते हो कि ये हमने एक इसमें सब्स्टिट्यूशन मान लिया है, जेड माइनस ए बराबर आर ई की पावर आई थीटा। ओके, तो एफ जेड हो जाएगा आपके पास ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा। ओके, सो ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, then you have minus fa upon and then you have z minus a. So what is your z minus a? Z minus a is nothing but that is your r e की पावर आई थीटा, r e की पावर आई थीटा। ओके, और फिर यहाँ पे आ गया आपके पास dz is nothing but ir e की पावर आई थीटा d थीटा, and then after that you have fa plus fa इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए हो जाएगा बेसिकली आर ई की पावर आई थीटा, एंड देन यू हैव आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। ये कैसे हुआ, ये हमने डी जेड की वैल्यू रख दी। ओके, सो नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट दिस लिमिट। सो आर ई की पावर आई थीटा ये क्या है, बेसिकली पोलर इक्वेशन है सर्कल का, ये जो सर्कल है इसका पोलर इक्वेशन है। और यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल है, कंप्लीट सर्कल के लिए आपके पास हो जाएगा 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन थीटा के ऊपर हो रहा है, दिस इंटीग्रेशन इज आल्सो फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, लेकिन ये जो r है यहाँ पे, सो दिस इज कैंसिल्ड आउट, r कैंसिल्ड आउट हो गया, और यहाँ गया i। ओके, सो यहाँ से r e की पावर आई थीटा, r e की पावर आई थीटा कैंसिल, तो यहाँ भी आपका i बाहर आ जाएगा 0 to 2 पाई। This is your fa plus r e की पावर आई थीटा, and this is minus fa. Okay, and this is your d theta plus fa, and this is your 0 to 2 pi, i भी बाहर आएगा, यहाँ पे i बाहर आ गया, and d theta. ओके, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो आपके पास सर्कल है इसका रेडियस हम बहुत छोटा ले लें, तो लेट्स टेक द रेडियस r टेंड्स टू 0। So for the case when r tends to 0, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ये सी के ऊपर हो रहा था, मतलब आउटसाइड जो कर्व है, जो आउटर कर्व है उसके ऊपर, और ये आ जाएगा आपके पास आई, और ये जब r टेंड्स टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 0 माइनस एफ ए, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0 व्हेन r टेंड्स टू 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई एफ ए 0 to 2 पाई, इंटीग्रेट करोगे डी थीटा, सो दिस विल गिव यू 2 पाई। ओके, इसका मतलब ये आ गया आई इंटू 0 0, और ये आ गया 2 पाई आई टाइम्स एफ ए। ओके, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं
एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कितने के बराबर होगा। मतलब अगर आपके पास ये जो पूरा इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड की बात कर रहे हैं, ये हम एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, जो भी इंटीग्रेंड आपके पास है सब जगह पे एनालिटिक हो, पूरे कर्व पे एनालिटिक हो, कर्व के अंदर भी पूरा एनालिटिक हो, लेकिन एक पॉइंट पे z बराबर a पे ये क्या हो जाए, एनालिटिक ना हो। तो उस केस में हमारे पास जो एफ ए आएगा, एफ ए या हम अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछे एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई इंटू एफ ए। मतलब 2 पाई आई ले लो, मल्टीप्लाई कर दो जो आपके पास यहाँ इंटीग्रेंड में जो जेड माइनस ए आपके पास है उसके अलावा जो टर्म है, जेड माइनस ए के अलावा जो आपके पास इंटीग्रेंड में टर्म बचेगा उससे आप उसी से आप एफ ए निकाल लो, राइट। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रॉब्लम यहाँ पे करें, सो लेट्स से वी हैव ए प्रॉब्लम, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज आपके पास है एग्जांपल, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल है यूज Cauchy's, एग्जाम्पल के विदाउट समझ में नहीं आएगी, यूज Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला ओके टू इवालुएट क्लोज इंटीग्रल सी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 और dz where C is the curve mod z माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ। ओके, ये कर्व दिया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको ड्रॉ करना। सो सॉल्यूशन हमारे पास है टू ड्रॉ कंटूर या टू ड्रॉ कर्व, और वो कर्व क्या है, mod z माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ। ओके, तो z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई। सो सब्सटीट्यूट हियर सिंस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो आपके पास ये आ जाएगा mod z माइनस 2, दैट मीन्स x प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हाफ। एंड देन यू कैन राइट इट एज x माइनस 2 रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस i इंटू वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। ओके, तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो अगर अंडर रूट आप हटाओगे, सो दिस विल बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट, ये आपका सर्किल का इक्वेशन है, x माइनस वाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसका सेंटर जो है, सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर क्या होता है इसका, एच के। तो कंपेयर कर दो, यहाँ 2 है और यहाँ के बराबर 0, सो सेंटर आ गया सर्कल का 0। रेडियस कितना होगा सर्कल का, a। ओके, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, हाफ। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस। सो सपोज आपके पास x एक्सिस है, यानी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो ओके, सो लेट्स टेक दैट, लेट्स टेक डिफरेंट कलर। ओके, तो ये आपके पास हो गया x एक्सिस, this is your negative x-axis, this is positive x-axis, this is negative y-axis। okay, positive y-axis and negative y-axis। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2,0 लेना पड़ेगा। सो वेयर इज 2,0, सो लेट्स सी। तो 2,0 मतलब है कि x 2 पे कट करे, y 0 पे कट करे, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ओके, सो दिस इज योर 2,0, दिस पॉइंट इज योर 2,0। ओके, देन यू हैव रेडियस एज हाफ। तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, 1 हो रहा है, तो इसका मतलब हाफ जब लोगे आप, सो इट विल बी समथिंग अराउंड दिस। ओके, तो इधर हाफ ले लेना है, इधर हाफ ले लेना है आपको। ओके, नाउ ड्रॉ द सर्किल विद रेडियस हाफ। तो ये सेंटर हो गया सर्किल का, ये रेडियस हो गया, ड्रॉ करोगे ये जाएगा आपका सर्किल। ओके, ये आ जाएगा। तो हमने कंटूर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें देखना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, वो इस कंटूर के अंदर आता है कि बाहर आता है। ओके,
So let's solve this. So you have z square minus 3z plus 2. So यहाँ पे हम लोग मान लेंगे let fz upon z minus a dz is equal to okay, so this is your z upon z square minus 3z plus 2, z upon z square minus 3z plus 2 dz. ओके, तो ये हमने माना है और हमें z माइनस ए निकालना है और fz निकालना है, तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग कोशीज इंटीग्रल फार्मूला। तो सबसे पहले हमने कंटूर ड्रॉ कर लिया, सी ड्रॉ किया। ओके, अब नेक्स्ट आपका स्टेज क्या है, जेड की वो वैल्यू निकालना जिसपे ये आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये जीरो है। ओके, जीरो है तो इसको सॉल्व करोगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z मतलब फैक्टर करोगे बेसिकली, जीरो हो जाएगा। देन you can take z outside from first and second term, it will be z minus 2। ये थर्ड और फोर्थ में से आप माइनस बाहर निकालोगे, that will be z minus 2 is equal to 0। अब z minus 2 यहाँ भी है, दोनों में से z minus 2 बाहर निकाल लो और ये आ जाएगा z minus 1 is equal to 0। that means you have z is equal to 1 and z is equal to 2, z is equal to 1 and z is equal to 2। ओके, तो आपके पास यहाँ पे हो गया z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू z इज इक्वल टू 1 तो ये जीरो हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू 1 पे। सो 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 सॉरी, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2 रखोगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। सो 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0। तो अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रह पाएगा। ओके, सो वी कैन राइट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड एज जेड अपॉन जेड माइनस 1 एंड जेड माइनस 2, है ना। इसका सिंपल सा अगर आप फैक्टर करोगे तो इस तरीके से, हमने कुछ प्लस माइनस कॉमन तो लिया नहीं इसमें से, जो वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा z माइनस 2 और z माइनस 1, या इसका जस्ट फैक्टर होगा। ओके राइट, तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ यू हैव टू चेक विच वन लाइज इनसाइड द कर्व। z इज इक्वल टू 1 अगर आप ड्रॉ करोगे तो कहाँ जाएगा, ये हमने कंटूर जो ड्रॉ किया था वहाँ पे आ गए। सो इफ यू टेक z इज इक्वल टू 2, सो z इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, सो लेट्स ड्रॉ देम। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर हम z इज इक्वल टू 1 पॉइंट लें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, z बराबर है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 लिख सकते हैं और 0 इंटू आई लिख सकते हैं। ओके, तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, दिस विल बी 0। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू होगी 0। तो z इज इक्वल टू 1 जो है दिस करेस्पॉन्ड्स टू 1 कामा 0। सिमिलरली z इज इक्वल टू 2 के लिए आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 2 कामा 0 पॉइंट ऑन आर्गन डायग्राम। ओके, सो 1 कामा 0 आपके पास कहाँ लाई करेगा, सो दिस इज योर 1 कामा 0 पॉइंट। ओके, एंड 2 कामा 0 आपका ये तो एग्जैक्ट यहीं पे लाई कर जाएगा, 2 कामा 0 यही हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है z बराबर 2 लाइज, तो आपके पास दो वैल्यूज है, z बराबर 1 लाइज आउटसाइड ऑफ कर्व एंड z बराबर 2 लाइज इनसाइड कर्व। ओके, तो अगर z बराबर 2 लाइज इनसाइड कर्व, तो और ये जो फंक्शन आपके पास है ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका कर्व पे इंटीग्रेबल है, कर्व पे एनालिटिक है ना, कर्व पे एनालिटिक है, पूरी जगह पे एनालिटिक है, कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं होगा, अंदर भी कहीं पे इनफाइनाइट होना ही होगा, केवल एक पॉइंट है z इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आपका ये जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, ये जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 2 पे केवल इनफाइनाइट होगा और कर्व पे पूरे पे कहीं पे इनफाइनाइट नहीं होगा, अंदर भी कहीं नहीं होगा एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा फार्मूला, कोशीज इंटीग्रल फार्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड अपॉन z माइनस ए डी जेड, और अगर आपको याद हो तो z माइनस ए
जैसे हम इसको जब सॉल्व कर रहे थे सी के अबाउट, तो आपके पास ये कर्व था इस तरीके से, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सभी जगह पे एनालिटिक था, केवल जेड बराबर ए पे एनालिटिक नहीं था। उसी तरीके का आपका यहाँ पे केस है, सर्किल है, सर्किल के अंदर केवल 2,0 पे ये फंक्शन जो है जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू एनालिटिक नहीं है, बाकी कर्व पे पूरे पे एनालिटिक है, कहीं पे इनफाइनाइट नहीं होगा और अंदर भी सभी जगह पे होगा एक्सेप्ट 2,0 पे एनालिटिक नहीं रहेगा। दैट इज वी कैन राइट जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू डी जेड। ओके, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो ए होता था जेड बराबर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड बराबर टू, है ना, क्योंकि फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है जेड बराबर टू पे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। सो दैट मीन्स इन आवर केस जेड इज इक्वल टू टू हो जाएगा। सो वी कैन राइट जेड अपॉन, वन सेकेंड, है ना, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और जैसे ही ए इज इक्वल टू टू हुआ तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए, कंपेयर कर दोगे तो एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा आपके पास जेड इज इक्वल जेड अपॉन जेड माइनस वन। ओके, सो सब्सटीट्यूट करोगे एफ जेड हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन, सो दिस इज एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ओके, तो बेसिकली हमें ये देखना होगा जब भी हम कोशीज इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे कि वह कौन सा एक सिंगल पॉइंट है जिसपे आपका इंटीग्रैंड इनफाइनाइट हो जा रहा है। ओके, वह कौन सा सिंगल पॉइंट है जिसपे आपका इंटीग्रैंड जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है, और जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट हो रहा है उसको हम मान लेंगे जेड माइनस ए, या सिंपल ए मान लोगे, क्योंकि जेड तो पहले से यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सिंपल आप इसको ए मान लोगे, ए बराबर टू। ओके, तो जैसे ही मानोगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए, बाकी जितना भी टर्म बच गया वो हो जाएगा आपका एफ जेड। ओके, so from Cauchy integral formula you know that c f z upon z minus a dz is nothing but it is 2 pi I f a, है ना, एफ ए बराबर होता था 1/2 pi दिस होल इंटीग्रल, तो अगर हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 pi मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम अगेन, फार्मूला अगेन। सो एफ ए है 1/2 pi एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, तो अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 pi जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, सो ये आ जाएगा, और आपको चाहिए एफ ए, सो दिस विल बी 2 pi f2, एंड व्हाट इज योर 2, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 इन एफ जेड, सो f2 हो जाएगा यहाँ पे 2/2 minus 1, दैट इज 2, सो दिस इज योर जस्ट 2, सो दिस विल बी योर आंसर 4 pi। ओके, आंसर कितना हो जाएगा 4 pi। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं जो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2dz इज इक्वल टू 4 pi ओवर कर्व c। ओके, इतना आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, प्रूफ देखा थ्योरम का, सॉरी फार्मूले का प्रूफ देखा। थ्योरम और फार्मूला अलग अलग है, कोशी इंटीग्रल थ्योरम आपका अलग है, कोशी इंटीग्रल फार्मूला अलग है। ओके, सो कोशी जो इंटीग्रल फार्मूला है वो लगता है जब आपके पास कर्व के अंदर सिंगल आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे इंटीग्रेंड जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। कोशी इंटीग्रल थ्योरम तब लगेगा जब आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है कर्व के अंदर, सभी जगह पे आपका जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। ओके, और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखा इस कोशी इंटीग्रल फार्मूला को समझने के लिए।